बुलेटिन में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की 3 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। बंगाल और असम चुनावों को लेकर बीजेपी की कोर ग्रुप की मैराथन बैठक चल रही है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बैठक अभी भी जारी है। बैठक में नड्डा और शाह समेत असम और बंगाल के तमाम नेता मौजूद हैं। वहीं आज शाम को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। और उधर ममता चोट मामले में मुख्य सचिव की रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है और आज शाम को 5 बजे तक का वक्त दिया गया है। दोबारा रिपोर्ट मांगी गई है। और इन सब के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आज टीएमसी में शामिल हो गए हैं। चुनाव से जुड़ी ये 4 बड़ी खबरें। एक तरफ लिस्ट पर मंथन, नामों पर विचार, नड्डा के घर पर अहम बैठक जिसमें शाह भी मौजूद है, बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, असम और बंगाल के बाकी नामों की घोषणा होनी है। सीधा चलेंगे ऐश्वर्या परिवार मेरी से होगी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, काफी लंबी है बैठक, अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए नवजोत, ये बैठक सुबह 11 बजे से चालू है। एक इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि अमित शाह कुछ घंटे पहले, आधे घंटे पहले, 1 घंटा पहले लगभग यहां से बाहर गए थे और अभी कुछ मिनट पहले ही वापस अंदर आए हैं। जो हमें समझ में आ रहा है, आसाम के नामों पे लगभग एक सहमति आ चुकी है। अब अंदर जो मीटिंग चल रही है वो मीटिंग चल रही है बंगाल के नामों पे। और देखिए, बंगाल में बीजेपी अपना सबसे अच्छे कैंडिडेट जो है उनको सामने रखना चाहेगी। अभी भी शुभेंदु अधिकारी अंदर है, अमित शाह भी अंदर गए हैं और ये जो नामों की लिस्ट है इसमें से 2 नाम हर सीट के ऊपर वो अभी इस मीटिंग के अंदर फाइनल हो जाएंगे। और शाम को 7 बजे एक बीजेपी की सीईसी की बैठक है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर जो बाकी के फेजेस हैं उसमें सारे के सारे नाम जो है वो सारे नाम आज फाइनलाइज कर दिए जाएंगे। अमित शाह भी अंदर हैं। इस समय गहमा गहमी भी चल रही है, कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो हमें सूत्रों के हवाले से मालूम चला है। लेकिन क्योंकि सब जानते हैं कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए वेस्ट बंगाल का चुनाव अब की बार, इसीलिए ये मीटिंग और चलेगी। हमें सुनने में आया है अगले 2 घंटे के अंदर मीटिंग खत्म होनी चाहिए और एक लिस्ट इस मीटिंग के बाद निकलेगी जो आगे जो 7 बजे मीटिंग है उसमें फिर पेश की जाएगी। नवजोत, बिल्कुल नजरा बना रहे कि ऐश्वर्या लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि 15 मार्च से ममता बनर्जी आगे प्रचार की शुरुआत करेंगी। 15 मार्च से चुनाव प्रचार में दोबारा उतरेंगी ममता बनर्जी। इस बीच इससे पहले खबर यह भी आई थी कि 14 मार्च को पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो सकता है। 15 मार्च को ममता बनर्जी फिर से बंगाल के रण में होंगी। चुनाव प्रचार में दोबारा उतरने वाली है ममता बनर्जी। हालांकि 14 तारीख की खबर पहले सामने आ रही थी जब मैनिफेस्टो जारी करने की बात कि टीएमसी का मैनिफेस्टो 14 तारीख को जारी हो सकता है। अब खबर 15 मार्च से दोबारा प्रचार में उतरेंगी ममता बनर्जी। सीधा चलेंगे, अनुपम मिश्रा हमारे से होगी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, क्या अपडेट? जी नवजोत, देखिए जो सूचना भी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि 15 मार्च से ममता बनर्जी दोबारा चोट लगने के बाद अपना चुनावी प्रचार शुरू करने वाली हैं। 15 मार्च को पुरुलिया में रहेंगी वो। असल में 13 तारीख को ही पुरुलिया में उनकी जनसभा होनी थी, लेकिन चोट लगने की वजह से वो पिछड़ गई और अब 15 मार्च को जो सुनने में आ रहा है कि वहां जनसभा होगी। 16 मार्च को बांकुड़ा में रहेंगी और 17 मार्च को झाड़ग्राम में रहेंगी। झाड़ग्राम में 2 जनसभाएं वो करेंगी, एक झाड़ग्राम में और एक लालगढ़ में। तो फिलहाल यही बातें सामने आ रही है। हालांकि इस पर एक संशय अभी बना हुआ है कि उनकी चोट आखिर किस कदर उसमें सुधार आता है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। अगर चोट में सुधार आ रहा है, जिस तरह से सुधार आ रहा है उसी हिसाब से फिलहाल ये कार्यक्रम तय किया गया है। लेकिन अगर चोट में थोड़ी सी परेशानी होती है तो इसको थोड़ा और पीछे किया जा सकता है। लेकिन अब तक जो फाइनल हुआ है कि 15 मार्च से ममता बनर्जी दोबारा चुनावी प्रचार में उतर रही हैं। अनुपम, एक और अपडेट दीजिए क्योंकि कल नंदीग्राम दिवस भी है। 14 तारीख खबर ये आ रही थी कि टीएमसी अपना घोषणा पत्र कल जारी कर सकती है, अपना मैनिफेस्टो। उस बारे में कुछ अपडेट या फिर उसमें भी कुछ तब्दीली की गई है? जी, जहां तक अभी तक जानकारी है कि 14 मार्च जो नंदीग्राम दिवस के रूप में मनाया जाता है उसी दिन ममता बनर्जी अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगी। उसमें अभी तक तब्दीली की कोई बात सामने नहीं आ रही है। और जैसा कि सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि ममता बनर्जी कल इसीलिए अस्पताल से वो निकली क्योंकि डॉक्टर्स नहीं चाहते थे कि वो अभी घर में जाएं, थोड़ा और इलाज चाह रहे थे। लेकिन चूंकि 14 मार्च को नंदीग्राम दिवस है, एक इमोशनल अटैचमेंट है क्योंकि उस दिन काफी लोग मारे गए थे 2007 में, तो उस सहानुभूति की लहर को पैदा करने के लिए ही 14 मार्च को टीएमसी की ओर से मैनिफेस्टो जारी करने की बात अभी तक सामने है। नजरा बनाए रखिए अनुपम, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच देखिए जो तारीखें हैं, जैसा अनुपम भी बता रहे हैं, ये सारा प्लान टीएमसी की तरफ से। लेकिन उससे पहले चोट पर
ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी, इसी को लेकर चुनाव आयोग में अभी तक जो रिपोर्ट दी गई है उससे चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है, ये भी बड़ी खबर आ रही है। और इसी में अब चुनाव आयोग ने शाम 5 बजे तक का वक्त दे दिया है कि 5 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट वो सौंपी जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है। क्या ये एक हादसा था या फिर एक साजिश थी, इन सारी बातों को लेकर भी फिलहाल चुनाव आयोग ने रिपोर्ट अब दोबारा मांगी है। ये डिटेल्ड रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि अभी तक की रिपोर्ट से चुनाव आयोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। और इस बीच ममता बनर्जी का आगे का प्लान डिसाइड हो गया। 15 मार्च से वापस मैदान में चुनावी रण में ममता बनर्जी उतरेंगी। 15 को पुरुलिया में रैली करने वाली है, 16 को बांकुरा और 17 को झारग्राम। अनुपम मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अनुपम, देखिए अब इसमें इलेक्शन कमीशन सीधे तौर पर कह रहा है कि अभी तक की रिपोर्ट अधूरी है। डिटेल रिपोर्ट शाम 5 बजे तक सौंपने के लिए कहा गया। अनुपम, तो बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। इस बीच बता दें कि ममता बनर्जी का आगे का प्लान भी तैयार है। चोट लगने के बाद अस्पताल में थी, लेकिन छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कल नंदीग्राम दिवस पर मैनिफेस्टो जारी और फिर उसके बाद 15, 16, 17 का प्लान तैयार। नीति में बहुत सारा तरीका लोग अपनाते हैं। ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी है कि पार्टी टूट रही है। उनके जो पुराने सिपाही पार्टी खड़ा करने में जिनका बड़ा योगदान रहा, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। अब उनके लिए स्टार प्रचारक भी नहीं है पार्टी को लड़ाई में सामने से लीड करने वाले। तो इस स्थिति में वो घबराई हुई है, नया नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने की प्रयास करी है। जहां तक तो मालूम हुआ, डोर खोल करके खड़े होकर रोड शो में जैसे हाथ दिखाते ऐसे ही कर रही थी। बगल में कोई खंबा में टकरा करके डोर उनकी पैर में चोट आई। डोर से मुख्यमंत्री आक्रांत, আমরা সবাই বিচলিত। মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। আর মুখ্যমন্ত্রীকে যারা কটাক্ষ করছে, যারা কটু মন্তব্য করছে, যারা মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধে আলতু ফালতু কথা বলছে, তাদের জবাবটা তারা 2 তারিখে দেখে বুঝতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িটা কোনো পোস্টে ধাক্কা মারেনি, গাড়িটা জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এটা একটা কনস্পিরেসি। দুঃখিত যে দিন নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন 7ই মার্চ নন্দীগ্রামে গেলে দিদির স্কুটি উল্টে যাবে। আমরা দাবি করেছি যে আপনি যে রিপোর্ট দিচ্ছেন এটা যথেষ্ট নয়, আপনি একটা হাই লেভেল এনকোয়ারি করুন। We have also said that since the security was that of the chief minister, the driver was that of the chief minister, these people should be questioned and the truth must come out. Given the tension which is there in Nandigram and other places, we have also demanded that a special observer be appointed to oversee the elections in the Nandigram constituency. आगे बढ़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने आज नई सियासी पारी की शुरुआत कर ली। यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का झंडा लहराकर और पट पहनकर टीएमसी का दामन थाम लिया है। टीएमसी में आते ही यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर जमकर हमला बोला। साथ ही ममता बनर्जी पर हमले के पीछे बीजेपी का हाथ भी बताया। बीजेपी का एक ही मकसद है देश में आज के दिन, वो है हर चुनाव को किसी येन केन प्रकारेण जीतना, और हर तरह से वो यहाँ पर बंगाल का चुनाव जीतना चाहते हैं। और इसीलिए ममता जी को एक तरह से अपंग करने के लिए उन्होंने वो काम किया आक्रमण का जो नंदीग्राम में हुआ। लेकिन ममता जी फाइटर हैं, उनको चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है, लेकिन उसके बाद भी वो निकलेंगी और चुनाव प्रचार करेंगी। पहले 7 फेज हुआ था, तो इस बार 8 फेज कराएंगे। 294 दिन क्यों नहीं चुनाव कराया? हर दिन एक विधानसभा का चुनाव होगा, कराते रहो चुनाव, तुम्हारा शासन चलता रहेगा। तोड़ मरोड़ कर चुनाव कराने का जो फैसला है वो मोदी शाह के नियंत्रण में लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज पहुंचाने के ख्याल से लिया गया। The strength of democracy lies in the strength of the institutions of democracy.
आज लगभग हर इंस्टीट्यूशन जो संस्था है प्रजातंत्र की वो कमजोर हो गई है और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उसमें देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी शामिल होती है। आगे बढ़ेंगे। बिहार में मुजफ्फरपुर शराब कांड को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर होता जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत रॉय लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं और उन्होंने सबूतों के आधार पर मंत्री को एक्सपोज करने का दावा भी किया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जिस शख्स ने पुलिस को कॉल करके स्कूल में शराब होने की जानकारी दी, पुलिस ने मंत्री के भाई को बचाने के लिए उसे ही जेल में डाल दिया। हमको आ रही है सर, आपको आ रही है? विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव विधानसभा से पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे हैं और यहाँ पर भी धरना चल रहा है। ये राज्यपाल से मिलने का कुछ है? विधानसभा है लोकतंत्र का मंदिर, वहाँ जनता के सवाल को रखा जाता है। वो विधानसभा नहीं रह गया है, वो जनता दल और यूनाइटेड और बीजेपी का दफ्तर बन करके रह गया है, जहाँ मंत्री गाइड करते हैं कि स्पीकर को क्या करना चाहिए। साक्ष्य होते हुए भी, कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने के बावजूद भी नेता विरोधी दल संवैधानिक पद है, उसको सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अति महत्वपूर्ण मुद्दे पे अगर हमने आरोप लगाया तो हमको सिद्ध करने दीजिए। जब हम प्रूफ ले रहे हैं, पेश कर रहे हैं, तो आप रखने नहीं दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि सोमवार को शायद इस पर मीटिंग होने वाली है सर्वदलीय। सोमवार को सर्वदलीय बैठक होगी, लेकिन हमारे पास जो साक्ष्य मिला है, जहां धमकी दी जा रही है उनके परिजनों को मारने के, अमरेंद्र जिन जो है उनके भाई, जो जिसके साथ कुशवाहा, जिसके साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसको तो मारने की धमकी दी गई। मतलब वो मर जाए, हमला हो जाए, तब हम जो है जागे। आप कभी भी बैठक बुला सकते थे, अभी बुला सकते थे बैठक। हमने ये तो स्पीकर से जाके बोला कि भाई बैठक है तो उसको पहले आज बुला लीजिए। मंत्री भी मौजूद है, हम भी मौजूद, आज ही बहस हो जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। अगर किसी मंत्री पे, पहले भी मेवालाल थे, अशोक चौधरी थे, लगातार ऐसे 66 मंत्री जो हैं दागी है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुकेश सहनी के भाई उद्घाटन फिरते चले जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये तो संरक्षण ही देना हुआ। यानी ये सिद्ध होता है कि नीतीश कुमार शराब माफिया नंबर 1 है। तो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आरजेडी ने भी विरोध जताया है। देखिए मेरे सहयोगी सुजीत की रिपोर्ट। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च के मद्देनजर रखते हुए यहाँ मुख्यमंत्री आवास में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल लगा दिया गया है और एक ठीक सामने उसके राजेंद्र चौक है जो कि राजभवन के ठीक सामने है। वहां पर ये आरजेडी के सारे विधायक प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बैठकर धरना दे रहे हैं। ये लोग सीधे विधानसभा से पैदल मार्च करते हुए यहाँ पर आए हैं और इनकी मांग है कि मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उनके स्कूल में शराब बरामद हुई थी। और ये भी कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कुछ आरजेडी के विधायक हैं और माले के भी विधायक यहाँ दिख रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये विधानसभा से राज्यपाल से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि समय नहीं मिल पाया, इसलिए यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। प्रयास के साथ और तमाम राजद के विधायक मौजूद हैं। तमाम लोग साथ में माले के भी विधायक हैं। अब आप देख सकते हैं कि मांग है कि राज्यपाल इस पे हस्तक्षेप करे और रामसूरत राय को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उनके स्कूल, हालांकि रामसूरत राय का कहना है कि वो स्कूल जो है उनकी जमीन पर जरूर है लेकिन वो लीज पर दिया गया है, जबकि तेजस्वी यादव का आरोप है कि उनके पिता के नाम पर ये स्कूल है। ऐसे में ये पूरी तरह से रामसूरत राय पर मामला बनता है। एक मंत्री हैं, उनके जमीन पर अगर शराब बरामद की जाती है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
देश के कई राज्यों में कोरोना ने दोबारा से रफ्तार पकड़ ली है और इस लिस्ट में महाराष्ट्र और केरल सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र में हालात काबू में करने की कोशिश तेज हो गई है। उद्धव सरकार ने 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन या फिर आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण ने देश में अपने पांव पसारने शुरू किए तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा था। ठीक 1 साल बाद फिर मार्च में ही कोरोना के बढ़ते मामले सावधान कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस कोरोना की काट यानी वैक्सीन हमारे पास है। देश में अब तक करीब 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन हैरानी और खतरे की बात यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। 7 अक्टूबर 2020 के बाद ये सबसे बड़ा उछाल है। नतीजा, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वापसी हो गई है। कई शहर पहरे में हैं। राज्य सरकार ने अकोला में लॉकडाउन लगा दिया है, जो 15 मार्च यानी 3 दिनों का होगा। नागपुर में पहले ही 15 मार्च से 21 मार्च तक का 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। सिर्फ जरूरी सेवा की छूट रहेगी। पुणे में नाइट कर्फ्यू के आदेश दे दिए गए हैं। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। उस्मानाबाद में रात के वक्त कर्फ्यू रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को निकलने की इजाजत नहीं होगी। औरंगाबाद में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। बाकी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। जलगांव में 15 मार्च तक कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा नासिक में आंशिक लॉकडाउन रहेगा। फिरत असल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल। सर्वांनी आपली दुकानं बंद करून घ्यावे। 9 वाजेपासून लॉकडाउन सुरू झालेला आहे। इस वक्त स्थिति ये है कि महाराष्ट्र के अकोला में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। 15 तारीख सोमवार तक अकोला में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि अकोला में एसेंशियल सर्विसेज को नहीं छुआ जाएगा। दूसरी तरफ विदर्भ का नर्व सेंटर नागपुर, यहां भी लॉकडाउन लगाया गया है। 1 हफ्ते का लॉकडाउन है। 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक नागपुर कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट के अंदर जो इलाके आते हैं वहां पर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर पुणे में पिछले 24 घंटे में 2840 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यहां पाबंदियों को हरी झंडी दी है। 31 मार्च तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। होटल और रेस्तरां को रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। होटल और रेस्तरां को 50% की क्षमता से चलाने का आदेश दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लोगों को बिना किसी जरूरी वजह के सड़कों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। 50 व्यक्तियों को ही विवाह, अंत्येष्टि और सामाजिक कार्यक्रमों में एकत्रित होने की अनुमति होगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में पुणे में हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। हमने वहाँ एक डिसीजन लिया है, सबने मिलकर लिया है कि पुणे में सबसे ज्यादा पॉजिटिव की लोग मिल रहे हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पुणे के लोगों को मिलने के लिए, या खाली पुणे नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है वहाँ सभी जगह पूरे लोगों को वैक्सीन देना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। अजीत पवार इन्होंने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हर हफ्ते वो इसके ऊपर ध्यान देंगे कि मरीज बढ़ रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ केंद्र सरकार को ये भी प्रस्ताव भेजने की बात हो रही है कि जिन इलाकों में मरीजों की संख्या ज्यादा है वहां पर 18 के उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाए, ताकि हर्ड इम्यूनिटी की ओर हम समाज को ले जा सके। तो इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। 11 मार्च तक महाराष्ट्र में कुल केस 22,66,000 से आगे निकल चुके हैं। करीब 17 दिन पहले 21 फरवरी को 21 लाख केस थे। 21 जनवरी को कुल केस 20,08,000 से ज्यादा थे। यानी हर 30 दिन में अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आंकड़े डराते जरूर हैं, लेकिन सावधान भी करते हैं। ऐसे में 2 गज की दूरी, मास्क भी जरूरी स्लोगन को जीवन में उतारना जरूर है। इस सच्चाई के साथ स्वीकार करना ही होगा।
नियमों का पालन करें ताकि आने वाले जो संकट है उसको रोका जाए। सरकार जनता जब एक साथ काम करेगी तभी संकट पे कंट्रोल होगा। कोरोना की काट वैक्सीन आ गई है। हर रोज लाखों लोगों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन वैक्सीन लेने की पूरी प्रक्रिया 45 दिन की है, क्योंकि दोनों डोज के बीच 28 दिनों का गैप रखना है और फिर 14 दिनों बाद कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप होती है। ऐसे में वैक्सीन लेने की अपनी बारी आने तक पूरी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। यानी लॉकडाउन की पाबंदी और कोरोना संक्रमित होने से अच्छा बचाव है। पुणे से पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में एक तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है, सरकार हर तरह से हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसकी कोई परवाह ही नहीं है। उनकी पार्टी खत्म नहीं हो रही है। कहीं बैल का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो कहीं शादियों में गाइडलाइंस तोड़ी जा रही हैं। सरकार प्रशासन लोगों से अपील कर रहे हैं कि सादगी से शादी त्योहार मनाएं ताकि भीड़ न जमा हो, संक्रमण का खतरा कम हो। लेकिन कुछ लोगों को तो लगता है कि पार्टी का बहाना चाहिए, भले ही वो बैल का जन्मदिन मनाना क्यों न हो। ये घटना डोंबिवली के पश्चिम में रेटीबंदर रोड इलाके में हुई है। बैल का जन्मदिन मना रहे इस ग्रुप में एक के भी चेहरे पर मास्क नहीं था। पुलिस ने बैल के मालिक के खिलाफ महाराष्ट्र कोविड धारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और संचारी रोग निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। याच्या बाबतीत असं झालेलं, विष्णुनगर पोलीस स्टेशनला मोठागाव या ठिकाणी एक बैलाचा वाढदिवस साजरा झाल्याबाबतची माहिती प्राप्त झाली। त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही शताब्दी एक्सप्रेस। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की, जिसमें आग लगी है। दिल्ली से देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगी है और इसके C5 कोच की खबर मिल पा रही है कि उसमें आग लगी। आग डोईवाला के करीब जंगल में लगी और आग लगने के कारण का फिलहाल नहीं पता चल पाया है। शताब्दी ट्रेन के एक कोच में आग लगी है और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। ये बड़ी खबर आ रही है। शताब्दी ट्रेन जिसमें आग लगी है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसी ट्रेन की धू-धू कर जल रही है शताब्दी ट्रेन। आग लगी दिल्ली देहरादून शताब्दी जिसमें आग लगी है। हालांकि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या वजह, क्या कारण रहे इसके, इस बारे में अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, धू-धू कर जल रही है ये ट्रेन। नई दिल्ली से देहरादून आ रही थी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें आग लगी है और फिलहाल इसके बाद हड़कंप पूरे इलाके में। वजह और कारण अभी तक नहीं पता चल पाए हैं। लोको पायलट और गार्ड ने सूझबूझ दिखाई, जिसके चलते ट्रेन को कांसरो रेलवे स्टेशन पर रोका गया और इसके बाद राजाजी टाइगर रिजर्व और रेलवे के अधिकारियों को किसी तरह से सूचना दी गई। सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं और यात्रियों को फिलहाल दूसरे कोच में भी शिफ्ट कर दिया गया है। लोको पायलट में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया और जंगल के बीचों बीच ये ट्रेन रोकी गई। C5 कोच जिसको पूरी तरह से खाली करवाया गया और इसके साथ ही कोच को ट्रेन से अलग भी किया गया ताकि दूसरे जो कोच है वहां तक आग न फैले, उनको सुरक्षित रखा जाए। दिलीप सिंह राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या खबर मिल पा रही है? तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। नवजोत, देखिए ये ट्रेन दिल्ली से देहरादून पहुंचती है और रास्ते में कासरो का जंगल पड़ता है डोईवाला के पास, जहां पर शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से इस बोगी में जबरदस्त आग लगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भयानक आग है वो इस समय दिखाई दे रही होगी। आग जिस तरीके से लगी है उसमें फॉर्चुनेटली अभी तक ये सूचना नहीं मिल पाई है कि उस बोगी में कोई था या नहीं, क्योंकि आमतौर पर ये बोगी हरिद्वार में खाली करवा ली जाती है, खाली हो जाती है ये बोगी। तो ये एक सुकून भरी खबर जरूर हो सकती है कि इसमें कोई व्यक्ति शायद मौजूद नहीं था, लेकिन अभी सही जानकारी पूरी तरह से अभी नहीं आ पाई है कि कोई इसमें व्यक्ति था या नहीं। लेकिन आप जिस तरीके से सूचनाएं आ रही हैं अभी तक ये जानकारी मिल पा रही है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से कि इसमें कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। आग बेहद भयानक है। हाँ। ये सुकून भरी बात जरूर है कि वहां पर जो बचाव दल है वो वहां पर पहुंच गए और आग पर किसी तरीके से काबू पाया जा रहा है। नवजोत, बिल्कुल बिल्कुल दिलीप, हम देख भी रहे हैं कि आग कितनी भयानक है। धू-धू कर पूरी बोगी उसमें वो जल भी रही है। लेकिन जो खबर मिल पा रही है वक्त
12:20 के आसपास था जिस वक्त ये आग लगी। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या जिस वक्त ये आग लगी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, कोई इस बोगी में सवार था या नहीं? चलिए सवारी आगे में बैठ जाओ। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि हरिद्वार में ये बोगी खाली हो जाती है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस समय इस बोगी में कोई नहीं होगा। ये सिर्फ अनुमान है, अभी हकीकत क्या है कि इस समय हकीकत के अनुसार अगर इसमें कोई है या नहीं है, इस बात की अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे ही जानकारी आती रहेगी, आज तक के माध्यम से ये जानकारी लोगों तक पहुंचती रहेगी। दिलीप ये भी बताएं, क्योंकि खबर आई कि कांसरो रेलवे स्टेशन है, वहां पर इस ट्रेन को रोका गया और ये सूझबूझ जो थी वो लोको पायलट और गार्ड की थी जिस वक्त वहां पर इसको रोका गया। कांसरो रेलवे स्टेशन के बारे में जरा जानकारी दीजिए, आसपास का किस तरह का इलाका है? देखिए डोईवाला रेलवे स्टेशन है और कांसरो का जंगल पड़ती है, राजाजी नेशनल पार्क के अंदर आने वाला जंगल है। और इस जंगल के बीच में शॉर्ट सर्किट से जैसे ही आग लगी, ड्राइवर की तरफ से एक इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया, जिसकी वजह से आग बाकी के कोचेस में फैलने से बच गई। तो इसे सूझबूझ जरूर कहा जाएगा गार्ड की, और जो ट्रेन का ड्राइवर था उसकी सूझबूझ जरूर कहा जाएगा कि इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए। ये एक अच्छी बात है कि जंगल में इस तरीके से ट्रेन को जब मूव किया जाता है, राजाजी नेशनल पार्क में जब ये ट्रेन पहुंचती है, तो उस दौरान ट्रेन की गति को धीरे कर दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छी और मुख्य वजह हो सकती है कि बाकी के कोच में आग फैलने से बच गई। तो बड़ी खबर जिस लगातार नजर बनी हुई है, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, लगातार धू कर जलता कोच। ये दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस और आग डोईवाला के करीब जंगल में लगी। आग लगने का कारण फिलहाल नहीं पता चल पाया। जो खबर शुरुआती दौर में मिल रही है वो ये कि शॉर्ट सर्किट मुख्य वजह हो सकता है इस आग की। शताब्दी ट्रेन का कोच जिसमें आग लगी और कांसरो के जंगल के करीब आग लगी है। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया, तुरंत ड्राइवर की सूझबूझ और इसी वजह से उस डिब्बे को अलग किया गया ताकि आसपास के दूसरे बगल के डिब्बों में ये आग न फैले। खबर जो मिल पा रही हुई है कि दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस जिसमें आग लगी, दोपहर का वक्त था, 12:30 बजे का जिस वक्त आग की खबर मिल पा रही है। शॉर्ट सर्किट अभी तक बताया जा रहा, हालांकि जांच के बाद ही सारी डिटेल सामने आएंगी। और दिलीप सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है इस मामले में? देखिए नवजोत, अभी टीम वहां पर पहुंची हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल चल रहा है। अब ये मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था कि ये एक बेहद अच्छी खबर है कि उस समय शायद कोच में कोई और मौजूद नहीं था, क्योंकि C5 कोच को हरिद्वार में खाली करवा लिया जाता है। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से कि इस समय उसमें शायद कोई नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आग अगर आप देखेंगे तो उससे साफ नजर आ जाएगा कि जो भयानक आग है वो किस कदर फैली हुई है। ड्राइवर की बिल्कुल समझदारी की वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए। ये अच्छी बात है कि जिस दौरान ये कांसरो के जंगल में ट्रेन मूव कर रही थी, तो जंगल में इस ट्रेन को धीरे कर लिया जाता है। अगर इसकी गति ज्यादा होती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अभी सिर्फ एक कोच में आग लगी है, लेकिन जंगल में रहने की वजह से इस ट्रेन की गति को धीरे किया जाता है, जिसकी वजह से ये आग फैली नहीं। अभी इमरजेंसी ब्रेक के बाद में जिस तरीके से, और दूसरा ये भी है कि इस कोच को तुरंत ही ट्रेन से अलग किया गया और ट्रेन को दूर कर दिया गया। ये एक अच्छी खबर जरूर है कि बाकी की ट्रेन में आग लगने से बच गई। नजर बना रखे दिलीप इस पूरी खबर पर। तो बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है, पल पल का अपडेट आपको देंगे।